नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने में आज कहानी फरजाना उर्फ बेगम समरू की। फरजाना का जन्म सन 1751 ईस्वी में गांव कताना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। फरजाना उर्फ बेगम समरू एक कश्मीरी महिला जद्दन व पिता अली खां की बेटी थी। राजगोपाल सिंह वर्मा अपनी पुस्तक बेगम समरू का सच में उनका जिक्र इस प्रकार करते हैं। उस नर्तकी की कहानी जिसने अपने रूप, चातुर्य, शौर्य और कूटनीति से 58 साल तक सरधना पर राज कर दुनिया को विस्मित कर दिया। फरजाना से बेगम समरू बनी इस बाला की सच्ची कहानी में सब कुछ है। युद्ध, राजनीति, कूटनीति है तो प्रेम भी है, षड्यंत्र भी, शालीनता भी, संयम और निर्ममता भी। फरजाना का जन्म सन 1751 ईस्वी में मेरठ में एक पठान और कश्मीरी स्त्री जद्दन के घर हुआ था। वह इसकी दूसरी बीवी की संतान थी और बाप की मृत्यु के बाद सौतेले बेटे ने दोनों को घर से निकाल दिया। माँ बेटी को घर से निकाल देने पर दोनों दिल्ली चली आई। यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर माँ बेहोश हो गई और संयोग से उस समय वहाँ पर चांदनी चौक के एक नामी कोठे की मालकिन गुलबदन बेगम उर्फ खानम मौजूद थी। वह माँ बाटी को अपने साथ ले आई और यहाँ पर गुलबदन बेगम ने फरजाना को नृत्य की ट्रेनिंग दी। सन 1767 में जब फरजाना 16 साल की हुई तो उनका विवाह फ्रेंच लड़ाके रेनहार्ट सोम्ब्रे से कर दिया गया। सोम्ब्रे नृत्य देखने अक्सर गुलबदन बेगम के कोठे पर आया करता था, जहाँ वो फरजाना पर फिदा हो गया और उन्होंने उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उनसे शादी करने का मन बनाया। फरजाना से शादी करने से पूर्व रेनहार्ट सोम्ब्रे ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और एक कोठे में बंधक हो चुकी फरजाना ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो इस बात को समझती थी कि वो इस बंदिश भरी जिंदगी से निकल सकती हैं और उसे यहाँ से कोई एक व्यक्ति निकाल सकता है तो वो थे रेनहार्ट सोम्ब्रे। सोम्ब्रे फरजाना की सूरत, सीरत और गले पर ऐसा मुग्ध हुआ कि उनसे शादी रचा डाली। यहीं से फरजाना बेगम समरू कहलाई। सोम्ब्रे के लिए शादी शुभ रही। उसे सन 1767 से 1772 तक भरतपुर और डीग रियासत में राजा जवाहर सिंह के यहाँ सेवा करने का भी अवसर मिला। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी जाट रियासत हुआ करती थी, जहाँ सोम्ब्रे ने अपने प्रशिक्षण से राजा जवाहर सिंह की सेना को तैयार किया। सन 1773 में शाह आलम द्वितीय ने इन्हें अपने पास बुला लिया और समरू ने बागी रोहिले जाबित खां को पकड़ा और सजा दिलवाई। शाह आलम ने खुश होकर उसे सरधना की जागीर सौंप दी। सन 1778 में उसके अधिकार और बढ़े और उसे आगरा का सिविल और मिलिट्री गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। लिहाजा सोम्ब्रे के लिए यह शादी बहुत बेहतर रही और उसकी प्रतिष्ठा व शक्ति में दिनों दिन वृद्धि हो रही थी। 4 मई सन 1778 को सोम्ब्रे उर्फ समरू की मौत हो गई और यहाँ से आगे शुरू होता है फरजाना और फरजाना से बेगम समरू का इतिहास। सम्राट ने इसी वर्ष फरजाना को सरधना की जागीर नियंत्रण में दे दी। 3 साल बाद 1781 में फरजाना ने आगरा के कैथोलिक चर्च में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अब वह जोहाना नोबलिस नाम से जानी गई और उसका बेटा जफरयाब लुई बाल्टर रेनहार्ट के नाम से जाना गया। अभी बेगम की उम्र बहुत कम थी। उस 30 वर्ष की बाला के लिए यह सफ़र कतई आसान नहीं था। इसी समय सन 1787 में जॉर्ज थॉमस का आगमन होता है, जो सरधना की सेना की एक बटालियन का कमांडर बनकर आया था। बेगम की उसकी तरफ आकृष्ट हुई और इसी समय एक फ्रेंच अधिकारी लिवासे भी बेगम की सेना में था, जो बेगम की तरफ आकृष्ट था। लिहाजा दोनों में द्वंद्व होना लाजमी था। इसी समय बेगम समरू को पता लगा कि रोहिला सरदार गुलाम कादिर शाह आलम को पद से हटाना चाहता है। किसी तरह समरू ने यह समाचार बादशाह तक पहुंचाने में सफलता हासिल की और बादशाह ने इस बात से खुश होकर उन्हें फरजाना को जेबुन निसा की उपाधि दे डाली। सन 1788 में गोकुलगुड की लड़ाई में भी बेगम समरू और फरजाना ने शाह आलम का खुलकर साथ दिया और
एक दफ़ा जब गोकुलगुंड की लड़ाई में मुगल हुकूमत हार की कगार पर थी, ऐन वक्त पर जॉर्ज थॉमस व बेगम समरू ने उनकी मदद कर उनकी हार को जीत में बदल दिया। और इस गोकुलगुंड की जीत से खुश होकर शाह आलम ने उन्हें अपनी सबसे प्रिय बेटी का खिताब दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने गुड़गांव की झाड़सा व बादशाहपुर की जागीर भी उनके नाम कर दी। लेकिन गुलाम कादिर अब भी अपने षड्यंत्रों में लगा हुआ था। उसने किसी भी तरह शाह आलम को बंदी बनाकर उसकी दोनों आंखें नचवा दी। हरम की बेगमों को बेइज्जत किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके साथ ही बिदर बख्त को गद्दी पर बैठाया गया और शाह आलम को सलीमगढ़ जेल में भेज दिया गया। बेगम समरू को जब इस बात का समाचार मिला तो तुरंत टप्पल से दिल्ली पहुंची और मराठा सेनापति राणा खां को भी बादशाह की मदद के लिए बुलावा भेजा। राणा खां ने कादिर को दिल्ली से भगा दिया और बिदार वक्त को फांसी दी गई। परंतु समरू की फौज के 2 आयरिश लिवाइसे और जॉर्ज थॉमस आपस में भिड़ गए और थॉमस ने नाराज होकर टप्पल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लिवासे की चुगली करने पर बेगम ने थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। लिवासे ने बेगम का करीबी होता चला गया और इस करीबी होने के नाते जॉर्ज थॉमस बेगम से दूर चला गया। थॉमस बेगम का साथ छोड़कर मराठों के पास चला गया। सन 1794 में महादजी सिंधे की मौत के बाद लिवासे के कहने पर बेगम ने अप्पा खांडे राव व थॉमस के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। सेना में फूट के कारण बेगम ने अभियान रोक दिया। लिवासे व बेगम ने फरार होने की योजना बनाई, लेकिन वो पकड़े गए और लिवासे ने आत्महत्या कर ली। बेगम की जागीर भी चली गई। इस कठिन समय में थॉमस ने एक बार फिर बेगम समरू का साथ दिया और जागीर वापस दिलवाई। बेगम महादजी को धन्यवाद देने आगरा गई। इसी बीच सिखों, राजपूतों व मराठों ने साझा अभियान चलाकर थॉमस को झांसी के किले में घेर लिया और उन्हें राजा के पद से भी हटा दिया। बेचारगी में डूबे थॉमस के पास अब आत्मसमर्पण के सिवाय कोई चारा नहीं था। न उसके पास अब इतने सैनिक बचे थे कि वो इस संयुक्त सेना का सामना कर पाता। लिहाजा उन्होंने इस संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में ही जफर याब खान की भी मौत हो गई और खुद जॉर्ज थॉमस आयरलैंड की इच्छा लिए बहरामपुर के पास अपनी जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। बेगम ने कंपनी के साथ भी बाद में मधुर संबंध रखे और सरधना की गद्दी पर काबिज रही। लॉर्ड वेल्जली और कार्नवालिस ने बेगम को सरधना की जागीर पर काबिज बनाए रखा और सन 1808 में जफरयाब की बेटी जुलियाना के बेटे डेविड का जन्म हुआ। बेगम ने इसे अपना दत्तक पुत्र माना। 1822 में सरधना में के मशहूर एक चर्च का निर्माण बेगम समरू ने कराया। सन 1827 में डेविड के पिता डाइस ने तख्ता पलट की कोशिश की, पर अंग्रेजों की मदद से यह संभव नहीं हो पाया। मेरठ छावनी के कर्नल क्लेमेंट्स ने बेगम का साथ दिया। सन 1831 में बेगम ने अपनी वसीयत बनवाई और रोजमर्रा के काम डेविड को सौंप दिए। सन 1834 में बेगम ने डेविड के नाम गिफ्ट डीड लिखी और 2 साल बाद सन 1836 में बेगम की मृत्यु हो गई। अतः कहा जा सकता है कि एक कोठे से जिंदगी शुरू करने वाली फरजाना और बेगम समरू के लिए यह जीवन और यह सफ़र कतई आसान नहीं था। उसे पल पल नए खतरों का सामना करना था और अजनबी लोगों से टकराना था। उसकी ज़िंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के रूप में और बाद में सोमरे की मृत्यु के बाद एक विधवा के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सरधना की जागीर को बनाए रखा और अपनी रियासत को हर दौर में बचाए रखा, यह अपने आप में काबिल गौर और काबिल तारीफ है। जिस प्रकार उन्होंने मुगलिया हुकूमत, मराठों और बाद में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपनी सरधना की जागीर को बादस्तूर चलाया, इससे ये समझने की ज़रूरत है कि उस प्रकार के और उन हालातों में एक स्त्री के लिए यह कितना मुश्किल समय था। सन 1905 में जन्मे रेनहार्ड सोमरे की समरू साहब से शादी फरजाना का जीवन कभी भी आसान नहीं था। लिहाजा बेगम समरू अपनी सरधना और टप्पल की जागीर को निरंतर आगे बढ़ाती रही और जिस प्रकार से अनेक युद्धों में बेगम समरू ने मुगलों और अंग्रेज़ों और मराठों का साथ दिया,
वो इस बात को भली भांति समझती थी कि उनके लिए रियासत कितनी महत्वपूर्ण है। 1836 तक राज करने वाली बेगम समरू और फरजाना की कहानी मैंने आपके सामने रखी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।